चलिए, कुछ दिन से हम लोग जो टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मानसिक संक्रिया के लिए कहना चाहिए जोर देना पड़ रहा था। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो चीज़ों से आप सभी अवगत हैं और लगातार हर परीक्षा में आप लोग इससे पढ़ते जाते हैं। तो एक प्रकार का एक जो टॉपिक चलेगा ये सीधे सीधे तौर पे है, इस पर और ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे और सब टॉपिक होते हैं। जैसे मूल टॉपिक को पढ़ लिए लेकिन उसके बाद उसके और सब टॉपिक आपको मिलेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आगे आने वाले पेज में आपको समझ में आएगा। हम लोग बात करेंगे आज शिक्षा में समावेशी शिक्षा, है ना। पहले भी हम लोग कर चुके हैं। समावेशी शिक्षा को हम लोग किस किस रूप में देख सकते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है, और इससे पहले आप लोग समावेशी शिक्षा के बारे में जो भी चीजें पढ़े हैं उसमें कुछ एडवांस चीजें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इसमें अब तक हमने जो पढ़ा समावेशी शिक्षा उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है समावेशी शिक्षा को लेकर, एनसीएफ जो है 2023, एनसीएफ 2005 पढ़े हैं सभी लोग। एनसीएफ 2023 में समावेशी शिक्षा किस प्रकार से काम करेगा, तो इनको हम लोग थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो पहला चीज ये समझिए, समावेशी शिक्षा को हम लोग कैसे समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ देखें तो बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका अर्थ ये कहता है कि जब हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, अब यहाँ पर आप लोगों की भूमिका शिक्षक के रूप में है, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको एक व्यक्ति के रूप में समझना होता है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप लोग एक परिवार के सदस्य के रूप में समझ रहे थे, अब अपने आप को क्या मानना है, शिक्षक मान करके इसको समझने का प्रयास करना है। आप शिक्षक हैं, स्कूल में टीचिंग कराएंगे, तो आपका जो शिक्षण का होगा उद्देश्य जो होगा, कैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उस समय की बात की जाएगी। तो एजुकेशन में समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होगा कि हम जब बच्चे को पढ़ा रहे होते तो उसमें कई प्रकार के बच्चे मिल देंगे। तो जब कई प्रकार के बच्चों को, जो कई प्रकार के बच्चों में आते हैं जो सामान्य बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे का मतलब जिसका आईक्यू क्या है 90 से 110, ठीक है, वो सामान्य बच्चे हो गए। जो शारीरिक रूप से पूरे हष्ट-पुष्ट हैं, है ना, किसी प्रकार की व्याधि नहीं है, सीखने समझने में बहुत ज्यादा तेज भी नहीं है, ना बहुत ज्यादा मंद भी नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल में जो क्या होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग भी होते हैं, और कुछ मंद बुद्धि जिसको मानसिक विकलांगता कहते हैं, ठीक। ये जो बच्चे हो गए, अब इन बच्चों को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो इन बच्चों को किसी कक्षा में एक साथ पढ़ाना और एक साथ पढ़ाते समय हमारा ध्यान इस पर होना कि इस पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रहे, है ना। सबको एक ही हिस्से में क्या करना है, समावेश करके पढ़ाया जाना, इसका एक सिंपल अर्थ होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसे चीजें दिख रही होंगी। ये 3 बच्चे आपको कैसे दिख रहे हैं, एक सामान्य बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है। और शिक्षक ने क्या किया है, तीनों बच्चों को बैठाया तो है, लेकिन साथ में किसको बैठाया है, एक दिव्यांग बच्चा, विकलांग भी नहीं बोलते हैं अब, है ना, शब्द चेंज हो चुका है। तो एक दिव्यांग बच्चा भी बैठा है। तो इस समय बैठने का उद्देश्य ये क्या है कि हम, ये हो सकता था कि तुमको ये सब करने नहीं आएगा, तुम हट जाओ, है ना, तुम अलग बैठो, तुम कमजोर हो, है ना, तो तुम्हारे लिए अलग से व्यवस्था किया जाएगा, तुम ये नहीं कर सकते। ये जो भाव है वो चीज को खत्म करना है। यहाँ देखिए समावेशी शिक्षा का और मतलब है कि जब हम पढ़ा रहे हैं या एजुकेशन दे रहे हैं तो उस समय पे विशेष योग्यता वाले बच्चे, जिसमें क्या क्या शामिल होंगे, जो मानसिक रूप से क्या है, मंद हैं, तो मंद बुद्धि वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो क्या है, दृष्टिबाधित हो या अंधे हो, दृष्टिबाधित भी हो सकते हैं और अंधे भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्या हो, सुन नहीं सकते हैं, तो ये हो गए। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो क्या होंगे, प्रतिभाशाली होंगे। तो सबको ज्ञान प्रदान करना, किसी को ये नहीं बोलना कि हम तुमको व्याधि है या कुछ ऐसे कारक है, आपको नहीं बैठाएंगे, सिंपल है। तो ये चीजें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब देखिए समावेशी शिक्षा में अब जो प्रश्न आ रहा है केवल इतना ही नहीं है, समावेशी शिक्षा के कुछ हिंट दिए गए हैं कि कौन कौन से चीजें समावेशी शिक्षा में शामिल होंगे।
तो वो कैसे समझेंगे? समावेशी शिक्षा में जो वर्गीकरण है उसको देखेंगे कि हम लोग देखें लिंग के आधार पर हम लोगों को समावेश करेंगे। लिंग के आधार पर मतलब आप लोगों ने को एजुकेशन सुना है? सह शिक्षा किसको कहते हैं? सह शिक्षा का मतलब होता है जहां पर बॉयज और गर्ल्स क्या करते हैं, एक साथ एक कक्षा में बैठकर पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी प्रकार का लिंग भेदभाव नहीं करेंगे, अर्थात समावेश करके उनको भी शामिल करके एजुकेशन प्रदान करना। तो लैंगिक समानता बोल सकते हैं या समावेशी शिक्षा में लिंग का महत्व। दूसरा होगा सामाजिक रूप से हम लोग समावेशन का प्रयास करते हैं। सामाजिक रूप से का मतलब है एक ऐसा स्कूल जहां पर हम लोग बॉयज गर्ल्स का हम भेदभाव नहीं करते, दोनों को एक साथ बैठाते हैं, एक साथ पढ़ाते हैं, एक साथ सिखाते हैं। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां केवल और केवल बालक शाला है और कई ऐसे हैं जो बालिका शाला है ना। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल है, यहाँ पे सुने होंगे, केवल और केवल गर्ल्स का है ना। सामाजिक का मतलब होगा कि कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे बच्चे एक साथ बैठते हैं और हम उसको कभी भी ST SC OBC सामाजिक वर्ग हैं, इस पर हम लोग बिना किसी उसके जातिगत स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिना किसी भेदभाव के हम क्या करते हैं, उसको समावेश करते हैं, उनको शामिल करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है आर्थिक स्थिति के बारे में है कि हम लोग कभी ये नहीं देखते कि तुम गरीब हो या अमीर हो, या आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप थोड़ा पीछे बैठोगे और जो अमीर बच्चे हैं वो सामने बैठेगा। ये हम लोग क्या नहीं करते, ये चीज भेदभाव नहीं करते, हम सबको क्या करते हैं, समावेश करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे वर्गीकरण हैं जिसको लेकर के हम क्या करते हैं, ये करते हैं। शारीरिक जो आता है, फिजिकल शारीरिक जो समावेशन है जो आप लोगों को ऊपर दिखाया जा रहा है, शारीरिक समावेशन का मतलब यहाँ भी दिख रहा है कि हम किसी भी प्रकार के किसी भी बच्चों को ये बोलकर हम लोग शामिल नहीं करते, ऐसा बात नहीं है कि वो क्या हो, हैंडीकेप्ड हो, है ना। मानसिक आता है, मानसिक मतलब हम बच्चों को ये नहीं बोलेंगे कि वो मंद बुद्धि है तो तुमको नहीं पढ़ाया जाए, सबको शामिल किया जाएगा, लेकिन पढ़ाने के समय उनको अगर विशेष सुविधा की आवश्यकता पड़ती है तो उसको देना है ताकि वो बराबर चल सके। समावेशी शिक्षा और जो कहना चाहिए जो भेदभाव एक आएगा विशेष शिक्षा। मैं हर बार इसको बताता हूं कि समावेशी शिक्षा किसको कहते हैं और विशेष शिक्षा किसको कहते हैं। हम किसी बच्चे को विशेष शिक्षा देते हैं तो निश्चित रूप से उसको समावेशन कर रहे हैं। कोई मंद बुद्धि है, अगर उसको विशेष शिक्षा नहीं देंगे, स्पेशल और ध्यान नहीं देंगे अलग से, तो आप लोगों के बराबर वो नहीं चल पाएगा। तो उनको विशेष शिक्षा दी जाएगी तो आपके हिसाब से वो बराबर चल पाएगा। तो इतने सारे क्या है, समावेशन के हिस्से हैं जो क्या करते हैं, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। और ये डेफिनेशन है कि क्या समावेशी शिक्षा की परिभाषा हो सकती है, किसको हम लोग शामिल करते हैं समावेशन में। तो पहला है, यर्शेल का मानना है कि समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंता का स्तर मतलब मानसिक जो स्तर है वो, सामाजिक आर्थिक स्तर है या विकलांगता, इस व्यवहार या धर्म से संबंधित होता है। इन सब को हम एक साथ शामिल करते हैं किसी भी प्रकार के बिना भेदभाव किए। तो क्या कहलाता है, ये समावेशी शिक्षा कहलाता है। सबका मुख्य रूप से एक ही उद्देश्य होगा कि हम सभी को एक साथ रख करके शिक्षा प्रदान करें। भले उनका पढ़ाने का तरीका, अन्य बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमको ये उनको एहसास नहीं दिलाना है कि हम कमजोर हैं तो हमको अलग पढ़ाया जा रहा है। स्टैनबेक बोलते हैं समावेशी जो स्कूल होता है या समावेशी विद्यालय या समावेशी शिक्षा एक ऐसा स्थान है जहां पर हर बालक, यहाँ प्रत्येक बालक का मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है ना, एवरी चाइल्ड इंग्लिश में लिखा होता है। तो प्रत्येक बालक को उसके साथियों और विद्यालय के समुदाय या अन्य सदस्यों के द्वारा सबको क्या किया जाता है, हमारे स्कूल के सभी बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, ये सोच करके उसको क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। और उनको अगर जो कमजोर है उनको क्या दिया जाए, सहारा दिया जाए, जिससे क्या होगा, वो अपना जो शैक्षणिक आवश्यकता है वो अपने हिसाब से वो पूर्ति कर सके। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। समावेशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। समावेशी शिक्षा कौन बोलता है, अन्य लोगों ने कहा कि समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें
सामान्य बालक बालिकाएं और विशिष्ट बालक बालिकाएं। अब विशिष्ट समझ गए, जिनको कुछ ना कुछ सामान्य बच्चों से वो अलग हो, वो विशिष्ट कहलाता है। आप लोग विशिष्ट हैं, स्पेशल हैं कि आप लोग लोकल हैं कि क्या है, सामान्य है। देखिए सामान्य का मतलब दो तरीके से होता है। सामान्य बच्चे हो गए, सामान्य के अलावा जो बच्चे, मतलब इसका हम लोग बोले 90 से 110 जो है आईक्यू स्तर है, हाथ पैर नाक कान सभी सही सलामत हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती जाती है, कम होती जाती है, शारीरिक रूप से कुछ हैं, तो वो क्या होंगे, इससे कमजोर कहलाएंगे, है ना। ये हो गए कमजोर बोल सकते हैं, शारीरिक मानसिक सभी रूप से कमजोर बालक हैं। ठीक है, कमजोर हो गए मतलब इससे अलग हो गए, तो ये क्या हो गया, ये विशेष हो गया। कुछ ऐसे होते हैं सामान्य से हाइपर होते हैं, बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है, बहुत एक्टिव होते हैं, तो ये सामान्य से अलग हो गया। और ये हो गया हम लोग बोल सकते हैं, तो ये हमारे लिए भी क्या हो गया, विशेष। तो विशेष दोनों मामले में विशिष्ट या विशेष होते हैं, जो सामान्य से कमजोर हो वो भी विशेष है, स्पेशल, और जो सामान्य से ज्यादा भी हो वो हैं। तो सभी बच्चे एक साथ एक ही जगह पर बैठ करके क्या कर रहे हैं, अध्ययन करते हो, एक साथ रहते हो, तो वो कहलाएगा समावेशी शिक्षा। आखिर हम समावेशी शिक्षा क्यों दें, बच्चों को एक साथ रख के क्यों पढ़ाएं, बताइए। तो कुछ बिंदु हैं। अगर हम शुरू से ही सामान्य बच्चे को और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको अलग रख दें, तो दिव्यांग बच्चे के मस्तिष्क में ये क्या बन जाएगा, एक पूर्व अवधारणा बन सकती है कि हमारे साथ कुछ न कुछ क्या हो रहा है, अलग व्यवहार हो रहा है ना। अभी शब्द आ गया अलग व्यवहार का मतलब है, अभी एनएपी कहता है, एनएपी ने बहुत अच्छी बात कही है। एनएपी 2020 आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समावेशी शिक्षा को समझे कि यहाँ पर जो जितने भी दिव्यांग हैं या विकलांग बच्चे हैं, उनको हम उस पर क्या ना करें, बच्चों को दया की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एनएपी कहता है कि हम बच्चों पर दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो बच्चे हैं जो किस रूप में हैं, विशेष हैं, है ना। तो दया के बदले, दया के बदले उनके राइट्स की बात करनी चाहिए, अधिकारों की बात करनी है। समावेशी शिक्षा का मूल एनईपी 2020 कहता है कि कभी आ जाए, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है, जब भी होगा इससे प्रश्न बनना तय है। तो हम दिव्यांगों पर क्या ना दिखाएं, दया दिखा। अब कोई दिव्यांग आपके पास आ रहा है मदद मांगने, तो आप उनको पता है बहुत सारे उनको अधिकार मिलना चाहिए, है ना, तो आप हो सकता है उनको कुछ पैसे दे दें और ले जा, तो दया वाली बात नहीं, अरे वो बहुत कमजोर है जी, उसको थोड़ा देखना चाहिए बेचारा, ये वाला काम नहीं है। वो जो दिव्यांगता शासन की तरफ से या समाज की तरफ से जो सुविधाएं हैं उनको दिलाने का प्रयास कीजिए, उनके अधिकारों की बात कीजिए, उस पर दया की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप वो संबल हो जाएगा। तो ये नकारात्मक भाव नहीं है, दया नहीं दिखाना है वाली बात नहीं है, है ना। हम सबसे पहले उनके किसकी बात करें, अधिकारों की बात करें। ठीक है, तो ये जो बात है कि जब हम दोनों बच्चों को एक साथ रखते हैं, तो एक दोनों के बीच क्या होता है, नेचुरल एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है। हम बिल्कुल भी अंतर नहीं करेंगे कि आप उनको ये बताना कि आप थोड़ा अलग हो, इस भाव को शून्य करना है ना। फिर वही बात है, उस भाव को अगर शून्य करोगे तो उनके अंदर क्या होगा कि हम भी इनके जैसे ही हैं, है ना, हम भी इनके जैसे ही हैं, ये जो भावना विकसित होगी ये आएगा। और ये भावना विकसित हो गई तो क्या होगा, समानता का सिद्धांत मजबूत होगा, सामाजिक गुणों का विकास फिर बच्चे में अच्छे से होगा। हम उसको साइड कर देंगे, अलग ही कर देंगे, तो ना ही वो एक आपके साथ घुल मिल सकेगा, मतलब एकीकरण हो सकेगा, और ना ही उनके अंदर इक्वलिटी आएगी। ये शिक्षा उन्नति में सहायक होता है। अब देखिए सामान्य बच्चे और ये बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए कई बार ये होता है कि जो कुछ ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो हाथ या पैर से क्या है, क्षतिग्रस्त हैं या फिर दिव्यांग है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है वैसे बच्चे मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये भी देखा जाता है। कुछ इंद्रियां अगर काम नहीं करती, ये माना जाता है,
अगर किसी व्यक्ति का कोई इंद्रियां, क्योंकि 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में कोई इंद्रियां अगर शिथिल है, शून्य है, तो उसकी शक्ति अन्य इंद्रियों में क्या है, विभाजित है, बटी हुई है ना। तो अगर एक साथ रखे तो निश्चित रूप से वो क्या करेगा, अपना डेवलपमेंट उनके हिसाब से करेगा। अनुकूलन करना, एसिमिलेशन मतलब शामिल करना हमारे बीच में, वो अनुकूलित हो जाएगा। भाईचारे का, सम्मान का और दया, उस समय का जो कॉन्सेप्ट था, क्या करना है, दया। अब इसी में क्या जुड़ा है, दया के साथ साथ बच्चों के किसकी बात, राइट्स की बात करना बहुत जरूरी है। दया के बदले अधिकार। ठीक, एक सामान्य बच्चे के साथ जुड़ने से एक जो विकलांग बच्चे को किसी न किसी तरह से लाभ होता ही है, और हम ये चाहते हैं कि हम वो क्या करें, जो व्यक्तिगत विभेद है आपस में, वो आपस में क्या हो जाए, दूर हो जाए, कुछ मदद मिले, सहयोग मिले, तो उससे क्या हो सकता है, उसको बेनिफिट तो हो सकता है। तो व्यक्तिगत मतभेदों के परिणाम स्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभदायक है। सामान्य, विकलांग, स्वस्थ सभी को समावेशी शिक्षा से लाभ होता है। बच्चों को समस्याग्रस्त बच्चे बनने से रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उनका एजुकेशन क्या हो, समावेशी हो। तो अगर वो नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे वो बच्चा क्या होता जाएगा, जो प्रॉब्लम है उसी में वो और ज्यादा समस्याग्रस्त होता जाएगा। इसको हम क्या करना है, रोकना है। तो समावेशी शिक्षा बहुत जरूरी है। चलिए इसको देखें, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। तो समावेशी शिक्षा के ढांचे के भीतर सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये तो हो गया, समझ गए हैं। और इस शिक्षा में विशेष या दिव्यांग बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और यही हम लोग बात करने वाले हैं आगे, कि समावेशन का जो मूल उद्देश्य है, सामान्य बच्चों पर फोकस करना नहीं, बल्कि जो बच्चे समावेशित हुए हैं उन पर ज्यादा क्या करना, ध्यान देना। तो विशेषता, ये सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो विशेष या विकलांग बच्चे हैं उन पर क्या किया जाएगा, विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में दिव्यांग बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। अब क्या प्रयास किया जाएगा, प्रयासों में यह है, पहला प्रयास उनके संज्ञानात्मक विकास को लेकर काम किया जाए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रचनात्मक होते हैं, लेकिन अपने दिव्यांगता के कारण से क्या हो सकता है, वो नहीं कर पा रहा हो, या उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा हो, है ना। तो उसके लिए भी जरूरी है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या हो जाए, वो भावनात्मक रूप से सामान्य बच्चे अन्य बच्चों से जुड़ जाए। इन सब के अवसर को प्रदान कौन करता है, यही समावेशी शिक्षा करता है। ठीक, ताकि क्या करें, सामान्य बच्चे और विशेष बच्चों में एक साथ प्राकृतिक वातावरण का निर्माण हो। ये भी थोड़ा सा काम का हो सकता है आपके लिए। जो बच्चे सामान्य प्रकार से भी हैं और विशेष बच्चे हैं, दोनों बच्चों को अच्छे से शिक्षित करने के लिए क्या किया जाता है, हमारे यहाँ सरकार भी बजट लाती है। और आप लोगों ने देखा होगा शिक्षा में जितने भी संवैधानिक प्रावधान भी आप लोगों ने देखा होगा कुछ, कि अनुच्छेद 46 है, 45-46, है ना, वो कहता है। उसके बाद बजट का मतलब है कि ST/SC विकास के लिए पैसा आता है, दिव्यांगता के विकास के लिए पैसा आता है, जिसमें अब उसके कैटेगरी बटे हुए हैं, कैसे कैसे उन पर खर्च किया जाएगा। कुछ ऐसी योजनाएं हर साल आती है जो उनको विशेष क्या दिया जाता है, उपकरण प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जैसे दृष्टिबाधित को ब्रेल का सुविधा, अस्थिबाधित को व्हीलचेयर जैसे सुविधाएं मिलता ही है। जितने प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं वो सभी को निःशुल्क सरकार के द्वारा या कम रेट में अर्थात सब्सिडी में दिया जाता है। समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है किस देश से लिया गया है, ये आया है सीटेट में, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यह शिक्षा समावेशी जो होता है वो आया था
अमेरिका के एक आंदोलन से, उस आंदोलन से ये धीरे धीरे बढ़ता गया और ये जो आवश्यकता है हर देश को महसूस होने लगी और उस पर हर देशों ने क्या किया, अमल करना शुरू किया। वहीं से फिर विशेष शिक्षा। अब विशेष शिक्षा क्या है, अभी चर्चा कर रहे थे आप लोग विशेष शिक्षा के बारे में, है ना। वही विशेष शिक्षा है जो आज का टॉपिक है। चलिए, किस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं विशेष शिक्षा के रूप में, तो कितने प्रकार के हमारे यहाँ समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र है, इसको देखें। ये हम लोग बात करेंगे अगर किसके बारे में, दिव्यांगता के प्रकारों के बारे में। तो कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी या श्रेणी में शामिल होते हैं, जो अपंग बालक होते हैं। अपंगता, विकलांगता या दिव्यांगता के कई प्रकार होते हैं और इसमें कौन कौन से शामिल हैं। कोई बच्चा क्या नहीं कर पाता, पूर्ण रूप से सुन नहीं पाता, जो सामान्य बच्चे सुनते हैं। ये हो सकता है एक कान से हो या दोनों कान से, है ना। श्रवण बाधित होना किसी भी व्यक्ति के लिए ज्यादा दुखदायी है, बचपन से अगर कोई है तो, है ना। मुख बधिर होना ज्यादा दुखदायी नहीं है जितना क्या होना, श्रवण बाधित। क्योंकि श्रवण बाधित होने से आप सुन नहीं पाएंगे और सुन नहीं पाएंगे तो भाषा जीवन भर सीख नहीं पाएंगे, और जब भाषा सीख नहीं पाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे। भाषा तो किसी भी शब्द का एक क्या है, श्रृंखला है ना, जिसको आप जोड़ करके सेंटेंस बना करके अपनी बात रखोगे। अब सुने ही नहीं है तो भाषा क्या। तो सबसे ज्यादा तकलीफ क्या है, श्रवण बाधित है। तकलीफ सभी में है, ऐसा नहीं है। दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित में ये होता है कि किसी व्यक्ति का एक आंख या दोनों आंख, ठीक है, क्या है, जब दोनों आंखें किसी भी व्यक्ति का काम नहीं करता है तो हम लोग दृष्टिहीन कहते हैं। अगर किसी प्रकार की बाधा है देखने में तो उसको क्या कहते हैं, दृष्टि बाधित कहते हैं। अस्थि बाधित, जो किसी प्रकार के शरीर के हाथ पैर दोनों में से किसी प्रकार का एक क्षति है, नुकसान है, तो उसको हम लोग अस्थि बाधित कहते हैं। जब हम लोग बात करेंगे दृष्टिहीन की, जो पूरी तरीके से क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। जब वो पूरी तरह से देख नहीं सकता तो वो अक्षर को कभी देखा ही नहीं है ना। सुन करके बोल पाएगा, लेकिन उसको पढ़ने बोला जाए, पढ़ने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले पढ़ने के लिए मुंह जरूरी है, उसी से पढ़ेंगे, लेकिन उसको देखोगे तब तो पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले आवश्यक क्या है, पढ़ने के लिए। अच्छा, तो आप लोगों ने लुइस ब्रेल का नाम तो सुना ही है, पढ़े भी होंगे आप लोग, है ना। जिन्होंने किसका आविष्कार किया था, एक स्क्रिप्ट बनाई थी, लिपि बनाई थी, जिसको एक उभरे हुए जैसे दाने के जैसे होते हैं। अगर आप ऐसे पिन करके देखें तो उभरा उभरा जैसा, आप लोग छू के देखें हैं ब्रेल वाला। और ब्रेल हर जगह पर आज के समय में उपयोग किया जाना है। सार्वजनिक स्थानों पर ब्रेल होते ही हैं। आप अगर प्लेटफॉर्म में जाइए, रेलवे में चढ़िए, या फिर आप किसी बटन या कहीं कुछ लिखा होगा, वहां पर ब्रेल में लिखा ही होता है, ठीक है। तो ब्रेल का है कि पढ़ने और लिखने का शिक्षण जो प्राप्त कर लिया है उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और जो विशेष प्रशिक्षण मतलब ही है कि अगर किसी व्यक्ति ने दृष्टिहीन है और ब्रेल सीख लिया वो, तो वो बेहतर से बेहतर विशेष शिक्षक बनने का लायक है वो, है ना। दृष्टि जो हीन है टीचर, वो दृष्टिहीन बच्चों को ही बेहतर ढंग से पढ़ा सकता है। इसलिए अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा जी, जो संस्थाएं जिस प्रकार से बाधित होते हैं वैसे ही शिक्षक वहां पे अवेलेबल होते हैं, उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं सामान्य बच्चे या सामान्य टीचर जो होगा, एक ना एक पॉइंट उनके अंदर उनके प्रति अलग भावनाएं आएंगी ही। बच्चों के अंदर भी आ सकती है, शिक्षक के अंदर भी आ सकती है, लेकिन अगर उन लोग दोनों एक जैसे हों तो भावनात्मक रूप से जुड़ाव ज्यादा होता है, ठीक। तो विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से सीख सकते हो। दृष्टिबाधित अथवा एक आंख वाले बालक को क्या कहते हैं हम लोग, दृष्टिबाधित कहते हैं। श्रवण बाधित तो हो ही गया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको हम लोग समावेशन में शामिल करते हैं, वो क्या है, अधिगम असमर्थी बालक। अधगम असमर्थित में हम लोग उसको किस में बोलते हैं,
ये सुने हैं, लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक, लर्निंग डिसऑर्डर एक प्रकार का आप लोगों का टॉपिक है, सिलेबस भी है। किसको कहते हैं? अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसऑर्डर, जिनको सीखने में कठिनाई होती है। किस प्रकार की कठिनाई बोल सकते हैं? जिसको पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, भाषा को समझने में कठिनाई, देखते हैं डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये सब सुने होंगे। ये क्या है? यही है अधिगम असमर्थता या लर्निंग डिसऑर्डर। अब इसके भी क्या है? विशेष नाम है। गणित सीखने में कठिनाई होती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस का मतलब होता है, सभी में डिस जुड़ा हुआ है। डिस का मतलब होता है उसका जो है असमर्थता। जैसे आप बोलेंगे ग्राफिक्स, तो ग्राफ करना मतलब बनाना, क्या बनाना? चित्र बनाना या लिखना। तो अगर इसमें डिसऑर्डर है तो इसी को, डिस को हम लोग क्या कर दिए? लगा दिए, तो क्या हो गया? डिसग्राफिया। मैथ्स में प्रॉब्लम है तो मैथ्स में कैलकुलेशन में दिक्कत है तो डिस कैलकुलिया जो बोला जाता है। चलिए, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अस्थिबाधित, बधिर बालक, बधिर वही जो सुन नहीं सकता। हाँ, बधिर ले सकते हैं, जो बोलने में परेशानी होगी, इसी को हम लोग मूक बधिर कहते हैं। बधिर मतलब व्याधि, बधिर का मूल मतलब होता है व्याधि, और व्याधि मतलब होता है रुकावट या ठहराव या बाध्यता। तो मूक बधिर मतलब बोलने में, श्रवण बधिर मतलब सुनने में, दृष्टि बधिर मतलब देखने में। तो बधिर मतलब बाध्यता होता है। जब मुख बधिर का मतलब हो गया जो क्या होगा? बोलने में, संप्रेषण में क्या होता है, या पढ़ने लिखने में उसको बोलने में परेशानी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? मेंटली, ये अलग टाइप के है ना। मानसिक मंदता की स्थिति अलग है इस सब से। ये पूरे शारीरिक बाध्यता वो थी। ये जो है क्या हो गया? इसका भी कैटेगरी है ना, एक होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक, एक होता है अधिगम संबंध। शारीरिक जितना था उधर हो गया। अधिगम का पूरा डिटेल अभी है, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ये अधिगम लर्निंग से रिलेटेड है, और ये मानसिक मंदता से रिलेटेड है। तो 3-4 प्रकार की बाध्यताएं या बधिरताएं आपको देखने को मिलेगा। इन सबको एक साथ रख करके आपको क्या करना पड़ता है? पढ़ाना पड़ता है, समावेशन करना पड़ता है, तो वो समावेशी शिक्षा का आता है। ये महत्व सेम वही बात कर रहा है कि हम बच्चों को क्या करें? एक साथ शामिल करें। अब देखते हैं समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है। कोई भी निरस्त नहीं, या कोई भी निरस्त मतलब हमको क्या करना है? किसी भी प्रकार से कोई भी बच्चों को क्या नहीं करना? एलिमिनेट नहीं करना, हटाना नहीं है, निरस्त नहीं करना है। तो क्या लिखा हुआ है? जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो क्या होंगे? शारीरिक रूप से बाधित, सभी बालकों को हमको कैसी शिक्षा देनी चाहिए? निःशुल्क। और सामान्य शिक्षण संस्थाओं में किसी बालक को बिल्कुल स्वीकार करने अस्वीकार करने का विकल्प किसी भी स्कूल के में नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्कूल कहता है कि आपका जो बेटा है या बेटी है वो क्या है? मानसिक रूप से क्या है? बहुत ज्यादा मंद है, हम इस कारण से आपके बच्चे को नहीं लेंगे स्कूल में, तो ये चीज स्वीकार्य नहीं है। या फिर ये बोलता है कि हमारे यहाँ लाइए, दोनों चीज लिखे ना, स्वीकार करना या फिर अस्वीकार करना। हो सकता है वो हमारे यहाँ लाइए और आपको इतना पैसा दे, वो आप हम बच्चे को आप ठीक कर देंगे। ये दोनों चीजें चल रही हैं। अस्वीकार वाली तो चीजें कम हैं, लेकिन कुछ ऐसे संस्थान, ये संस्थानों की बात की जा रही है, जो ऐसे संस्थान जो क्या हो, शासकीय संस्थान हो और ये सब करते हो। बहुत सारे ऐसे क्लिनिक भी खुले हुए हैं जो बच्चों को क्या करते हैं? मानसिक मंदता का इलाज करते हैं, वो अलग चीज है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जो सबके सब वैसी वाले बच्चे, वो अलग चीज है।
एक सामान्य स्कूल में हमको लगता है कि ये सरवाइव कर जाएगा या कर सकता है, हम प्रयास कर सकते हैं, तो उनको शामिल करना ही है। वो एडजस्ट करता है नहीं करता है, शामिल नहीं करने वाली बात नहीं है, एडजस्ट करेगा नहीं करेगा अब हम देखेंगे जब एडमिशन होगा तो 2-4 महीने 4 महीने 6 महीने में। ठीक, तो ये चीज है कि कोई भी निरस्त नहीं का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का बच्चों पर निरस्तीकरण का काम नहीं होना चाहिए। फिर ये हो गया व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उस पर है। हमारे यहाँ दो प्रकार से व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति में अंतर हमको क्या करना है, उसको समझना है। देखिए हर टीचर क्या करता है, बच्चों में अंतर धीरे धीरे देखने का प्रयास करता है। दूसरा होता है कि मनुष्य का स्वयं से भेद होना, खुद वो धीरे धीरे बाकी से क्या करने लग गया है, अपने आप को अलग करने लग जाता है। तो ऐसे बच्चों को जो क्या हो सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहें कुछ ऐसे छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों में उड़ता है, उड़ता है मतलब अलग है, उल्टा है वो, है ना, भिन्न है, जो शिक्षा की ओर से विशेष झुकाव रखते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा सामान्य है और वो कमजोर जैसे प्रवृत्ति का है, जो अन्य बच्चों से क्या करता है, अलग उनका गुण है, कुछ जो है क्या है, मजबूत है सामान्य बच्चों से, तो वो अलग गुण रखते हैं। तो ये है विशेष झुकाव का मतलब है सामान्य के हिसाब से वो ज्यादा मजबूत हो सकता है या कमजोर हो सकता है। ऐसे बच्चों को विशेष शिक्षण आवश्यकताएं या विशेष शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए। अब इसी को आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, समावेशी शिक्षा का मतलब और किसी बच्चे के विशेष शिक्षा का मतलब। समावेशी शिक्षा में हमने क्या किया, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयास किया, सभी बच्चों को हमने एक स्कूल में बैठा करके पढ़ाया लिखाया समझाया। लेकिन हमको ये लगता है कि अगर इनको अलग से और जिस क्षेत्र में कमी है उसको, उसकी कमियों को ध्यान में रखकर और विशेष एजुकेशन दे करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा ज्ञान देना विशेष शिक्षा कहलाएगा। अब जो 10 साल का जो बालक है, ठीक है, और 14 साल का बालक है और 20 साल का बालक है, अगर ये 14 साल का बालक जो है 20 साल के जैसे बच्चों के हिसाब से पढ़ाई लिखाई या उनका गतिविधि है, तो हम निश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, उनको 20 साल के लेवल का ले जाकर के उनको वैसे ही शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। अभी बैठ किसके साथ रहा है, अपनी उम्र के साथ बैठ रहा है, लेकिन इनका नॉलेज ज्ञान 20 साल के लायक है। तो हमको चाहिए ना उसके नॉलेज का हम उपयोग करें और उसको ऐसे जगह पे ले जाएं जो और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। एग्जाम्पल अभी जस्ट हुआ है कि वैभव सूर्यवंशी का एग्जाम्पल दें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसकी क्षमता आईपीएल में लोगों ने देखा, उनका पावर लोगों ने देखा, सुन जानते हो ना वैभव सूर्यवंशी जो अभी बट उम्र है 14-15 साल, उनका जो एक्टिविटी है, परफॉर्मेंस है, वो किसके बराबर है, बड़ों के बराबर है। तो हम अगर देखें कि उनकी क्षमता जो इस तरीके से है, तो हम उसको विशेष एजुकेशन दे करके ट्रीट करके हम इनके साथ खिला सकते हैं। जो हुआ है, सिलेक्शन हुआ है इंडिया टीम में, अगर हम देखते कि नहीं उम्र के हिसाब से नहीं कर सकते, तो ये हो सकता है लगातार 5 साल खेले, 14 से 15 साल से 20 साल तक की उम्र में वो पहुंच जाए और तब तक उसका खेल खत्म हो जाए, परफॉर्मेंस कमजोर हो जाए, क्योंकि कोई व्यक्ति लगातार वही परफॉर्मेंस नहीं दे पा सकता। लेकिन जिस समय में वो जिस लय से चल रहा है, जिस गति से वो उन्हें सिद्ध भी किया, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, विशेष एजुकेशन या विशेष शिक्षा दे करके या विशेष प्रशिक्षण, यही इसका मतलब है। अगर आप लोग तो बोल दिए हो पहले से ही कि हम लोग सामान्य बच्चे हैं, बोल दिए हो, अगर आप लोग इसमें शामिल रहते तो शुरू से आपके टीचर्स लोग आपको थोड़ा सा, आप लोगों ने सुना होगा गणित के जो गणित दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है, रामानुजन श्रीनिवासन, सुने हैं ना, वो रामानुजन श्रीनिवासन भी तीसरी का था तो वो 10वीं का मैथ्स बनाता था, उसके बारे में पढ़े भी होंगे आप लोग, है ना। बड़े बड़े प्रमेय को लोगों ने सॉल्व नहीं किया, वो बैठ के सॉल्व कर दिया था, कुछ प्रमेय भेजे भी थे बहुत जगह यूनिवर्सिटीज में, तो उसको उसी समय से उठा करके जो स्नातक वो कर रहा था, है ना, मैथ्स में, तो उससे वो उठा करके उनको मैथ्स के गणितज्ञों में बड़े बड़े प्रमेयों में शामिल कर लिया गया। तो ये अगर उसी समय बोलते तुम तीसरी का पढ़ो ना भाई, कहाँ 8वीं 10वीं का बना रहे हो, तो खत्म था प्रतिभा उसका। तो ये इसीलिए जरूरी है, समावेशन का मतलब है सबको एक साथ बैठकर पढ़ाई लिखाई कराएंगे, लेकिन हम उसकी प्रतिभा देखते हैं या उनकी कमजोरी देखते हैं। तो कमजोरी दिख गया
तो उस कमजोरी को कैसे दूर करें ताकि इसके लेवल में वो आ जाए, इसका प्रयास ही विशेष प्रशिक्षण या विशेष शिक्षा है। ठीक है, किसी बच्चे को अलग बैठाकर पढ़ाना या अलग से एजुकेशन देना, ये दोनों इसलिए पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगर अंतर है, दो व्यक्तियों में अंतर है और उनके अंतर को हम समझ पा रहे हैं और जिस क्षेत्र में उसको का झुकाव है उसी हिसाब से उसको उठाएंगे। चलिए, समावेशन का जो तीसरा सिद्धांत है, वातावरण क्या होना चाहिए? नियंत्रित होना चाहिए। और नियंत्रित वातावरण का मतलब है कि किसी, जहां तक संभव हो सके, जो शारीरिक रूप से बाधित बालक है और सामान्य बालक है, उसकी शिक्षा एक ही कक्षा में साथ साथ कराई जानी चाहिए। उनको ये बोलकर अलग से नहीं बैठा देंगे कि कोने में कि आप लोग क्या हो, कमजोर हो, आप लोग थोड़ा सा साइड रहो आप, या फिर आप बीपीएल वाले हो, जितने बीपीएल वाले हैं तीसरी लाइन में बैठ जाइए, है ना, और जितने एपीएल वाले हैं दूसरे तीसरी लाइन में बैठेंगे। तो ये हम लोग नहीं कर सकते। क्या करेंगे हम लोग? कक्षा कक्ष छात्र के बिना किसी विघ्न डाले हमको काम करना है। माता पिता से सहयोग, अगर स्कूल से ज्यादा घर में बच्चा समय बिताता है और ऐसे में शारीरिक रूप से कोई बाधित बालक है, तो उनके माता पिता भी शिक्षण कार्यक्रम में अगर रुचि लेते हैं तो उनको स्पेशल जो ट्रेनिंग है उसमें अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। मतलब उनको वहां से ले जा करके उनको अधिक प्रभावशाली, कहने का मतलब है कि जो चीज वो सीख रहा होता है, सहयोग ले ले माता पिता से और ट्रेनिंग दे दिए तो वो थोड़ा सा जल्दी सीखेगा। अविभेदी शिक्षा, ये भी है कि हम बच्चों पर क्या ना करें, विभेद ना करें। लेकिन अब अविभेदी शिक्षा का दूसरा मतलब ये होगा कि अभी जितना मैं बात किया हूं वही बात है कि हमको लगता है कि इनको और स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से हम उस पर बिना भेदभाव किए उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकते हैं, उनकी शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। बोला ना, 3 साल का है, 10 साल 10वीं का तीसरी का व्यक्ति है, 10वीं का गणित बना रहे हैं, तो हम उसको नहीं, तुम कहाँ जाओगे ऐसे। अभी बीच में शिक्षा के अधिकार में कॉन्सेप्ट था कि बच्चों को उम्र के अनुसार क्या देना, एडमिशन देना। अगर कोई छात्र पहली कक्षा का है और वो तीसरी कक्षा तक का लेवल का है, तो हम उसको तीसरी में क्या कर सकते हैं, जनरल प्रमोशन दे सकते हैं। ये किया जा रहा था अभी, है ना। हाँ, अभी कुछ मामलों में लगातार अब मिल नहीं रहे हैं ऐसे। आप लोग प्रतिभाशाली थे उस समय, तो आप लोगों का हुआ होगा ऐसे कुछ। आपके बच्चे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं तो उनको सीधा आगे प्रमोशन किया जा रहा है। अब बात करते हैं आगे, अब उसी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। हमने बात किया था कि समावेशी में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, उसमें वंचित का जो उल्लेख किया गया था उसमें। अब ये आप लोग तो इसको पहले बैठे थे ना, ये वाले टॉपिक में नहीं बैठे थे, मैं किसको पढ़ाया हूँ तो। हाँ, कोई है, कुछ तो है। ये कैसे? वंचित किसको कहते हैं? वंचित का मतलब क्या होगा, देखो, पानी नहीं मिला है आज, पानी निकालो। वंचित का मतलब होगा कि कुछ ऐसे सुविधाएं लगातार मिलने वाली थी आपको और वो नहीं मिली। जैसे रोज आप उसका लाभ ले रहे थे या कोई अन्य लाभ ले रहा था, ये जो मिल रहा था सबको, वो यहाँ तक आते आते खत्म हो जाता था और ये 2 लाइन वाले अपने घर से लाते थे। तो सरकार कहती है कि संसाधन हमारा है, लोग हमारे देश के हैं, तो जो संसाधन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सब में कैसा होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। लेकिन हमारे जो देश का इतिहास रहा है बहुत पहले से, तो इतिहास कहता है कि एक ऐसा समय था जहां पर, ठीक है, कुछ विशेष वर्गों ने
कुछ विशेष वर्गों ने क्या किया, संसाधनों पर एकाधिकार कर लिया, है ना। और एकाधिकार सभी क्षेत्र में कर लिया। सभी क्षेत्र में मतलब राजनीति में एकाधिकार, सामाजिक क्षेत्र में एकाधिकार, सांस्कृतिक में, आर्थिक में, सभी जगह पर उन्होंने क्या किया, अपना अधिकार एकाधिकार किया। और ऐसे में कुछ ऐसे समुदाय हैं जिसको हर मामलों में क्या रहना पड़ गया, वंचित रहना पड़ गया। ठीक, मैं प्रसाद बांट रहा हूँ सभी को, है ना, और सबको ऐसे ऐसे बांट दिया, 2 लोग को नहीं मिला, तो प्रसाद से क्या रह गए, वंचित रह गए। इनकी उम्मीद थी कि अगले महीने जब फिर से बटेगा तो मिलेगा, अगले महीने फिर आप ही लोग सामने थे, है ना, फिर से। ऐसा नहीं है कि सबके लिए नहीं था, है ना। इन्होंने एक हाथ से तो लिया, फिर उसके बाद दोनों हाथ से, तो एक ही व्यक्ति का दोनों हाथों में लड्डू, सुने ना, दोनों हाथ में लड्डू होना, दोनों हाथ में लड्डू होना से। अब देखिए, तात्पर्य यही है कि वंचित या अलाभान्वित क्या है, या बालक मतलब व्यक्ति भी सीधा मान सकते हैं कि इनका मानना है कि वंचित या अलाभान्वित ऐसे लोग हैं जो सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी क्या है, आज भी लाभान्वित नहीं है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने जो वंचना की बात की है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज, एक ठोस और उपयोगी अर्थ उसने बताया कि वंचित बालक कैसे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जो स्कूल आते हैं, और वंचित बालक किसको कहेंगे, जो सामाजिक आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उनको पहले हम क्या नहीं मिला, सुविधाएं जो मिलनी थी नहीं मिला, और वो लगातार कई 100 सालों तक किसका शिकार हो गए, वंचना का शिकार हुए। और आज उसमें लोग शामिल हैं जिसको हम लोग बोलते हैं दलित, हम कहते हैं जनजाति लोग या आदिवासी लोग, है ना, इनको शामिल किया गया। और दूसरे शब्दों में बोले तो आज हम लोग मानते हैं किसको, एसटी और एससी, जो किस श्रेणी में आते हैं, वंचित श्रेणी में आते हैं, जिसको सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा माना गया है। भारत का जब संविधान बना कब बना है भारत का संविधान, कोई अगर गलत उत्तर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भारत का संविधान कब बना है, लक्की बताएगा, तारीख सहित 26 नवंबर 1949। तो जब बनकर तैयार हुआ उसी समय कुछ लागू कर दिया गया था। तो उसमें कहा गया है था कि जो वंचित लोग हैं उनको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक भारत के पूरी जनता के साथ सकारात्मक भेदभाव अपनाएंगे। ठीक है, उस सकारात्मक भेदभाव का तात्पर्य है कि हम क्या करेंगे, उनके साथ भेदभाव करेंगे बाकी लोगों के साथ। और जब भेदभाव कर रहे होंगे तो एसटी एससी और कौन सा समुदाय, ओबीसी समुदाय, इन ये जो समुदाय है ये कई 100 सालों तक क्या रहा है, पिछड़ा रहा है। किस समुदाय के परिप्रेक्ष्य में, जो आज सामान्य श्रेणी के लोग कहलाते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, है ना। इनका संवैधानिक रूप से लॉजिक था कि सामाजिक रूप से इन लोग क्या हो गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं, और इनको यहाँ तक आने के लिए समय लगेगा, तो क्यों ना हम इनको कुछ क्या करें, सहारा दें, है ना। सहारा किस प्रकार से दें, इनको हम लोग सुविधाएं दें। और सुविधाएं किस रूप से, सामाजिक रूप से सुविधाएं दिया जाए, आर्थिक रूप से, तो शैक्षणिक रूप से भी मिले। शैक्षणिक रूप से पढ़ने लिखने में छात्रवृत्ति मिलती है, आप लोगों को देखो ना, बच्चों को जो एसटी एससी ओबीसी समुदाय को छात्रवृत्ति मिलती है, सामान्य लोगों को नहीं मिलती है। सरकार का मानना है कि ये जो वर्ग है पहले से ही क्या है, संबल है। नौकरी के मामले में जो जितने भी पोस्ट हैं उसमें अलग से इन तीनों श्रेणियों के लिए क्या होगा, अलग से पोस्ट सृजित होगा, ताकि वो क्या कर सके, इनके बराबर आने का प्रयास कर सके, है ना। ये भेदभाव नहीं है, ये इनको मुख्य धारा तक लाने का, मुख्य धारा में इन लोग चल रहे हैं, या मुख्य धारा में ये बह रहे हैं, और इन लोग कहाँ बह रहे हैं, साइड की धारा में, मतलब हाशिए बोला जाता है। कई 100 साल तक ये समुदाय हाशिए में रहा,
हाशिए का मतलब होता है कि पिछड़े रहा, वो कभी भी मेन लाइन में नहीं आ सके। पॉलिटिक्स में देखें या एजुकेशन में देखें, आज भी कॉलेज के प्रोफेसर जो हैं बड़े बड़े, किस समुदाय से हैं? क्योंकि उनको अवसर मिला और इनको अवसर नहीं मिला। ये कौन कहता है? भारत का इतिहास जो, या इतिहासकार लोग कहते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऐसे मुद्दे पर मैं व्यक्तिगत चीज नहीं बोलता, जो संविधान में बताया गया है उनको मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज समझ में आ गया। इन बच्चों को क्या किया जाएगा? वंचित समूह का माना जाएगा और इनको विशेष सुविधाएं दी जाएंगी ताकि इनका जो पढ़ाई लिखाई है वो अच्छा हो सके। चलिए, वंचन से तात्पर्य है जब किसी बालक की समाज में रहते हुए सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो सके, जब उनसे उसे वंचित रहना पड़े, तो वो क्या कहलाएगा? वंचित बालक कहलाएगा। वंचित बालकों में किसको शामिल किया गया है? भारत के संविधान के हिसाब से आज SC ST के लोग इसमें आते हैं। उन पर कुछ ऐसे चीजें देखी गई है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं, जो ST SC बच्चे होते हैं, जो कई 100 साल तक उनके अंदर गुण हैं, कि ऐसे बच्चे अधिकांशतः आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, ये माना जाता था, है ना। अभी 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 हम लोग बहुत सारे सुविधाएं सरकार की तरफ दी जा रही है, तो आत्मविश्वास सभी का बढ़ रहा है। आत्मविश्वास की कमी पाई जाती थी, ये माना जाता था। किसी मुद्दे पे बोलना होगा तो वो झिझकते थे, डरते थे, क्योंकि उस समय असमानता बहुत ज्यादा थी। उसके बाद अलाभान्वित बालकों की बोलचाल लाभान्वित बालकों के मुकाबले अलग होता है, ये माना जाता था, है ना। जो वंचित बालक है उसकी जो बौद्धिक निष्पादन सीमित होता है। ये रिसर्च का विषय था कि जितने जो, रिसर्च का विषय है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी इस श्रेणी के थे उनको लगातार जीन्स चलते आ रहा है, जीन्स चलते आ रहा है। तो क्योंकि कोई व्यक्ति या कोई समाज लगातार 300 400 500 1000 साल तक वंचित रहे, तो निश्चित रूप से उनके जो जीन्स हैं नीचे वाले बच्चों में, उनको कितना भी सुविधा दे दें हम लोग, वंचित का जो भाव है, झिझकपन का भाव है, आत्मविश्वास की कमी का भाव है, ये आएगा ही। ये रिसर्च कहता था। तो इनका मानना था कि वंचित बालकों में जेनेटिक रूप से क्या होता है? IQ लेवल कम होता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इसको तोड़ता है ना। पारिवारिक पृष्ठभूमि हमेशा देखा गया है कि ये दोनों समुदायों की क्या होती है? पारिवारिक पृष्ठभूमि रूढ़िवादी, पुराने सोच, पुराने दृष्टिकोण के होते हैं, ये माना जाता था, है ना। और शुरू से ही एजुकेशन देखा गया है कि ST SC समुदाय में शिक्षा का अभाव रहा है। अभाव इसलिए रहा है कि उसके पूर्वज भी वंचित रहे हैं शिक्षा से, इस कारण से ये माना गया है। तो इनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? पहला जो है, वंचित में सामाजिक रूप से वंचित बालक, सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक, आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक, SC बालक, ST बालक, 4 प्रकार के क्या हैं? वंचित बालक हैं। ये कौन है? ये देखो इधर, रो रही ये आर्थिक रूप से वंचना का भी एग्जाम्पल हो सकता है ना, कि हमारे पास क्या खाने के लिए भी नहीं है और पहनने के लिए भी नहीं है, ये हो सकता है। यहाँ पर एक और दिख रहा है, ये भी वंचित है, जो अगर कहीं पे मिलता है तो सभी लोग एक साथ क्या करते हैं? उनको लेने का प्रयास करते हैं, ये भी वंचना ही है ना। आखिर वंचित क्यों होते हैं? वंचना का प्रभाव क्या होता है? अगर आप वंचित हो किसी चीज से, तो निश्चित रूप से आपको सभी चीजें तो नहीं मिल रही है, तो आपके अंदर का संज्ञानात्मक विकास तो होगा ही नहीं, है ना। उसके बाद आप पीछे रह गए तो आपके अंदर कोई मोटिवेशन आएगा ही नहीं। उसके बाद आपके पास आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कुछ भी सुविधाएं नहीं है, तो आप शैक्षिक उपलब्धि का स्तर कैसे अच्छे से प्राप्त कर लोगे, है ना। अब एक वंचित परिवार को बोला जाए कि आपको थोड़ा सा बड़े स्कूल में आपको एडमिशन कराना है, तो क्या करेगा? वो सोचेगा गवर्नमेंट में ही डाला जाए, है ना, हम एफर्ट नहीं कर सकते। और अभिवृत्ति या एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा? हमेशा सोच उनका नकारात्मक होता है। ये वंचन के प्रभाव होते हैं जो हर व्यक्ति या बच्चों में देखने को मिल सकता है। तो क्या किया जाए? सरकार का क्या काम होना चाहिए वंचित बालकों के एजुकेशन के लिए?
सरकार की भूमिका ना, आप लोग तो क्या कर सकते हो वंचितों के लिए? अगर आप लोगों से कहा जाए कि वंचितों का आप लोगों को क्या करना है, कुछ व्यवस्था करना है, तो आप व्यक्तिगत रूप से तो कुछ नहीं कर सकते, सरकार ही करेगी। तो सरकार इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम भी कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितने सारी योजनाएं आती हैं, जितने भी योजनाएं बनते हैं, सभी उन्हीं लोगों के वर्ग को आगे उठाने के लिए ही किया जा रहा है। सरकार मतलब पूरी की तरीके से समर्पित है ऐसे वर्गों को आगे लाने के लिए। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य विभागों में, जितनी योजनाएं देखा जाए, प्राथमिकता मिलता है ऐसे समूहों को, वंचितों को ही प्राथमिकता मिलता है। स्कूल में क्या किया जाए? सरकार तो ये कर दिया, व्यवस्था कर दिया। स्कूल की क्या जिम्मेदारी है? स्कूल की जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बालक सामान्य बालकों के साथ जो है वंचित समूह का बच्चा बैठता है, तो उनको एक साथ बैठा करके शिक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए जो ड्रेस कोड होता है ना, अगर बोला जाए कि आप बच्चों को क्या किया जाए, मुक्त कर दिया जाए, कि पालकों को मुक्त कर दिया जाए कि अपने हिसाब से स्कूल ड्रेस पहन के आना है, या अपने हिसाब से आप क्या करना है, यूनिफॉर्म कर सकते हो। तो क्या वंचित समूह के बच्चे, जो सामान्य बच्चे हैं या उच्च वर्ग के बच्चे जो हैं, उनके बराबर कपड़े पहन के आ सकते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा, भेदभाव होगा ना। तो इसीलिए ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। एकता या समानता का प्रतीक है ड्रेस कोड। और ड्रेस कोड ऐसा नहीं कि शासकीय स्कूलों में ही है, ये हर जगह चलेगा, हर स्कूल का, या और हर जगह कहने का मतलब हर देशों में चलता है यूनिफॉर्म। चलिए, आखिर वंचितों के लिए क्या क्या प्रयास जो है उसको देखिए। पढ़ाने लिखा के मामले में ये अधिकतर पूछा जाता है कि क्या प्रयास किए जाएंगे। तो पहला प्रयास ये है कि शिक्षा को हम लोगों ने एक समवर्ती सूची में शामिल किया है। अब समवर्ती सूची का तात्पर्य है, संविधान में कहता है कि समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है, 3 प्रकार की सूचियां हैं या विषय होते हैं सरकार के काम करने के। हमारे यहाँ 2 प्रकार की सरकारें हैं। एक तो पूरे भारत को संभालने वाली केंद्र सरकार, ठीक है, जो केंद्र में एक कोई नियम बन गया तो सभी राज्यों को अपने लेवल पे लागू करना होगा। एक होता है राज्य सरकार के नियम। राज्य सरकार अपने पैसा, अपने संसाधन के हिसाब से राज्यों के लिए योजना लाती है। अब समझिए कैसे इसको। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना है, ठीक सुने हैं। हर किसान को 6,000 रुपये एक साल में मिलना होता है, 3 बार वो मिलता है 2-2 हजार के रूप में। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको तमिलनाडु वाले अपने हिसाब से देंगे या वो अपने हिसाब से देगा, मिलेगा तो सबको समान मिलेगा। पैसा कौन दे रहा है? भारत में सभी जगह पे सभी किसानों के लिए लागू है। तो ऐसे सूची जो केंद्र सरकार अपने हिसाब से नियम बनाएगी, अपने हिसाब से उस पर फंडिंग करती है, अपने हिसाब से निर्णय लेती है, वो केंद्र सूची कहलाता है। राज्य सूची का मतलब है राज्य अपने हिसाब से क्या करता है, नियम बनाता है। राज्य अपने हिसाब से डिपार्टमेंट बनाता है, अपने हिसाब से लोगों को सुविधाएं प्रदान करता है। उन पर जो सब्जेक्ट बटे हुए हैं, विषय बटे हुए हैं, वो क्या कहलाता है, राज्य सूची। जैसे 1-1 हजार महिलाओं को मिलना, वो हमारे राज्य की व्यवस्था है ना। तो वो जो योजना है, कौन सी योजना है, महतारी वंदन योजना। उसमें मतलब है कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जाइए तो 1,000 नहीं मिलेगा महिलाओं को, वहां राज्य की महिलाओं को जो मिल रहा होगा वहां मिलेगा। वहां तो 1,500 या 2,500 या 2,000 मिलता होगा, है ना। पश्चिम बंगाल में कितना मिलेगा, तमिलनाडु में कितना मिलेगा, अभी उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है। तो ये राज्य की सूची है, राज्य अपने अपने से बनाती है। समवर्ती क्या है, इसको समझना जरूरी है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो राज्य सरकार भी अपने लेवल पे बना सकती है और केंद्र सरकार भी अपने लेवल पे बना सकती है। अगर दोनों पे कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है कि विवाद की स्थिति, तो सेंट्रल के नियम मान्य होंगे। ये समवर्ती, सम मतलब बराबर। जैसे स्कूल शिक्षा, शिक्षा शब्द जुड़ा हुआ है, शिक्षा एक कौन सा सूची का विषय है, समवर्ती। अर्थात समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों नियम बना सकते हैं। अब समझिए कैसे।
हमारे यहाँ केंद्र सरकार में शिक्षा में केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो शिक्षा को सेंट्रल रूप में केंद्रीय विद्यालय के नियम सभी राज्यों पे सेम नियम लागू होंगे, पूरे राज्यों में, कोई भी हो 28 राज्य में या और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवी के नियम सेम होंगे। ठीक, तो वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, नियम बना सकता है। शिक्षा पर राज्य को भी अधिकार है कि वो अपने हिसाब से नियम बना सकता है। जैसे राज्य सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग, वो अपने हिसाब से क्या करता है, चलाता है। जैसे अभी छुट्टी होने के पहले, गर्मी छुट्टी से पहले 8 दिन पहले बच्चों को छुट्टी कर दिया गया शासन की तरफ से, लेकिन केवी में अलग चलता है। यहाँ पे आपको दीपावली, दशहरा, अन्य जगह पे अवकाश मिलता है। तो राज्य सरकार शिक्षा को जैसा व्यवस्थित करना चाहे, है ना। छात्रवृत्ति योजना सेंट्रल का अलग रूल्स होगा, राज्य अपने हिसाब से छात्रवृत्ति देती है। अगर कुछ ऐसे विवाद की स्थिति आ जाता है तो आपके यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो जाएगा, केंद्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर कोई राज्य शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर लेगा, उस हिसाब से चला देगा। चलिए, पहले शिक्षा कहाँ था, 42वें संविधान संशोधन में इसको समवर्ती बनाया गया है। आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से याद होगा, हमारे यहाँ पर जो 86वां संविधान संशोधन है, कब हुआ है, 2002 में। और उसमें 21A एक क्या जोड़ा गया है, आर्टिकल जोड़ा गया है। और वो आर्टिकल कहता है कि जो बच्चे जिसकी आयु 6 से 14 साल तक के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। वहां पर एक और है, अल्पसंख्यकों को भी अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या किया जाएगा, शिक्षा के लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। महिला बच्चों के और पिछड़े वर्गों के लिए भी किया गया है 15 में, कि 15 में 3, 4 और 5 में विशेष प्रावधान है। ये प्रावधान का मतलब है कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि इनको हम लोगों को बढ़ावा देना होगा तो इनको हम लोग और आरक्षण देकर के आगे बढ़ा सकते हैं, ये सुविधा है ना, ताकि हम वंचितों को क्या कर सके, सरकार की तरफ से सुविधाएं दे सके और उनका उद्धार हो सके। चलिए, ये तो विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक का अर्थ, परिभाषा और प्रकार। ठीक, कल नया टॉपिक ये आपका खत्म हो जाएगा। विशिष्ट बालक आएगा और विशिष्ट बालक में कौन कौन से अधिगम से समस्याएं हैं। पहले केवल बीपीएल था, उसके बाद सबको दिया जाता है। हाँ, नए लोगों को नहीं मिलेगा और ना ही शासकीय कर्मचारी को मिलेगा। आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए। मिलता है। गणित बनाना है, बनाना है भैया, हाओ। आज हम लोग बढ़ेंगे नया कॉन्सेप्ट, आयत।
आयत के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ये वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों में है ना, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे किसको किसको क्या क्या कहते हैं। एक आकृति देख लेंगे। अभी तक हमने वर्ग देखा, और वर्ग में क्या चीज समझने का प्रयास कर रहे थे, चारों तरफ से जो रेखाएं हैं आपस में क्या होते थे, बराबर होते थे। आयत का जो अवधारणा है, आयत में 4 रेखाएं भी इसमें हैं। 4 रेखाओं में क्या चीज समझना होगा, एक और दो, दो एक समानांतर रेखाएं जो एक साथ जा रही हैं, ठीक, और 2 समांतर रेखाएं इधर से जा रही हैं, ठीक। हम अपने भाषा में समझें तो जो जो समांतर रेखाएं हैं जो एक ही दिशा में जा रही हैं, वो एक ही लंबाई के होते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको माने ए, इसको माने बी, इसको सी और इसको डी, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए। यहाँ तक की दूरी ए है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, ए होगी। सीधी बात है, अगर यहाँ ए से लेकर बी 6 सेंटीमीटर है, तो सी और डी भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। इसके लिए एक शब्द आता है आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। तो ये अगर इसको देखें, ये समांतर रेखाएं भी अपने में बराबर होती हैं और समानांतर जाती जाती है, कभी नहीं मिलती, ये भी कभी नहीं मिलती। तो अगर हम इसको माने बी, ठीक है, अधिकतर इसको लंबाई के हिसाब से, जो ज्यादा लंबा होता है उसको लंबाई बोला जाता है, और उसके लिए शब्द होता है लंबाई के लिए लेंथ। लंबाई का जो शब्द होला है लेंथ, इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, एल से। एल हो गया। और इसको हम लोग बोल सकते हैं चौड़ाई। ए से सी अगर हम माने 4 सेंटीमीटर है, तो बी और डी भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि हम आयत रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, 2 आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, पहला चीज हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो भी हम लोग कॉर्नर देखते हैं, 4 कोने बन रहे हैं, और चारों कोने कितने कितने डिग्री के बनते हैं, 90-90 अंश का कोण बनाते हैं। ये भी हमारा जो है चतुर्भुज का जो गुण था, ये है। चारों भुजाओं का जो योग होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ये भी ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, ए से डी के बीच क्या है, एक रेखा काटी गई है जिसको बोलते हैं विकर्ण। अब ऐसे ही बी और सी से भी रेखा कटेगी, उसको क्या कहा जाएगा, विकर्ण, ठीक है। विकर्ण पर भी 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं, विकर्ण पर भी 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं। जब कोई हम लोग एक विकर्ण डालते हैं, तो इस आयत को 2 भागों में बांट देता है वो, ठीक है। 2 भागों में कैसे बांट दिया, अगर हम लोग इसको देखें, अगर एक आयत डला है, आयत में एक लंब डला है, तो ये एक त्रिभुज ये हो गया, और यहीं से एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज बन करके जोड़ रहे हैं, तो ऐसा एक आकृति बन रहा है।
चलिए अब आप क्या करें, इसका डेफिनेशन लिखें और थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी लें। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। इसको देखिए, ये लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, है ना। ए बी बराबर है सी डी के, ए वाला लाइन बराबर है इसी लाइन के बराबर। हम लोग लिख सकते हैं फिर 6 बराबर 6। हम क्या बोलेंगे इसको, लंबाई। वैसे ही ए सी बराबर है यहां से यहां बी से डी, 4 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोलेंगे चौड़ाई। वर्ग जब पढ़ रहे थे तो लंबाई चौड़ाई शब्द आ नहीं रहा था ना, उसमें केवल सभी भुजाओं का मान एक होता है तो हम लोग एक मान कर रहे थे। वैसे ही एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों कोण हैं, 4 कोण बन रहे हैं। चारों कोण कितने कितने, 90-90 अंश के बन रहे हैं। और सबका योग कितना है, 360 अंश। ठीक है, सबका योग का होगा 360 अंश, ये भी बेसिक जानकारी है। बढ़े आगे जल्दी से। अब बात करते हैं आयत के सूत्रों की। आयत का जो सूत्र होता है वो 3-4 सूत्र से आपका काम बन सकता है। ये है ए बी सी डी। फिर से आयत जनरेट यहां कर रहा हूं। आयत का सूत्र में हमने क्या देखा, इसको क्या माना है, लंबाई। और इसको क्या माना है, चौड़ाई। तो ए बी अगर जितना लंबा है और सी डी भी उतना ही लंबा होगा, तो एक आता है परिमाप। यहीं से लिख लीजिए, परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब होगा कि हम अगर कोई मान दिया है तो चारों तरफ के मान को क्या करेंगे, जोड़ते हैं, ये परिमाप है। तो जोड़ने के कॉन्सेप्ट क्या है, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं 2L प्लस बी। या 2 इसलिए किए हम क्योंकि एक लंबाई इधर का है, एक लंबाई इधर का है, एक चौड़ाई इधर एक चौड़ाई इधर, दोनों दो दो बार आते हैं। तो इसको ऐसा किया जाता है। जैसे देखिए, एक आयत की लंबाई, एक ही बार दिया जाता है ना लंबाई को,
24 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम अगर इसको ड्रॉ करें तो हम लोग L बराबर यहाँ 24 लिख सकते हैं। ये कितना होगा 18, ये भी कितना होगा 24, ये भी कितना होगा 18। पहली चीज, अगर परिमाप का सूत्र याद नहीं आया तो चारों तरफ के हिस्से को जोड़ देना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है ही। तो 24 और 24 48, और 48 और 36 18 18 36, 48 और 36 84 होगा, 84 आ गया। सबको जोड़ दिए, हमको परिमाप का सूत्र नहीं पता था, है ना। तो ये हो सकता है पहला काम, 24 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 18 सबको जोड़ देंगे तो क्या हो गया था 84 सेंटीमीटर आया। सूत्र से बनाएं तो ये हो गया 2L प्लस बी, या L का मतलब लंबाई और चौड़ाई, ये हो गया 2 24 और 18, यहाँ कुछ नहीं है मतलब गुणा रहता है। 24 और 18 कितना होगा 42, ठीक है। 84 का आधा ही करूंगा मैं, 42, 42 दूनी 84। क्या आ गया है, दोनों तरीके से बनता है। परिमाप का मतलब होगा चारों तरफ का माप, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक एक प्रश्न हम लोग करते जाएं ताकि कॉन्सेप्ट बैठेगा, फिर उसके बाद जो मूल प्रश्न आएगा बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक। दूसरा जो होगा आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हो गया ए बी सी डी, चार भुजाओं वाला एक आयत है। सबसे सिंपल सूत्र होता है क्षेत्रफल का, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। क्षेत्रफल का भी मतलब है, बार बार हम आप लोगों को क्षेत्रफल समझाते हैं, तो ये देखिए ये पूरा बीच का मान क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। ये पूरा क्षेत्रफल है, तो इसको हम लोगों को पता करना होगा। तो लंबाई ज्ञात है, चौड़ाई ज्ञात है, दोनों को क्या कर दो बस गुणा कर दो। वर्ग में भी दोनों का ही गुणा होता था, लंबाई और चौड़ाई का, इधर और इधर का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई 72 मीटर तथा चौड़ाई 54 मीटर है, तो खेत का एरिया या क्षेत्रफल क्या होगा। ये हम लोग सूत्र को समझने के लिए सवाल हल कर रहे हैं ना। तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक खेत है जिसकी लंबाई कितनी है 72, L बराबर 72 और B बराबर 54, मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो लंबाई
का गुना किससे होगा? चौड़ाई से। लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल का मान है लंबाई गुना चौड़ाई। 72 मीटर गुना 54 मीटर। जब भी क्षेत्रफल या जो भी चतुर्भुज का हम लोग सवाल हल करते हैं तो एक चीज विशेष ध्यान रखेंगे, उसके यूनिट को भी लिखा जाता है और उसका भी गुणा भाग होता है। ठीक है, और गुणा भाग होता है इसी कारण से उसका मान हमेशा वर्ग में या क्यूब में आता है। 54 और आपको 72 का गुणा करना है। गुणा करने के बाद इस मीटर और मीटर को भी 2 बार गुणा करोगे तो उसके ऊपर में वर्ग लगता है। तो गुणा करके बताइए, 54 दूनी 108, 8 और हासिल दिए कितना 10, और 54 सत्ते, वाह। और फिर 2 और 5 का अलग, 4 5 का अलग अलग पढ़ रहे होंगे। 3888, 3888 वही है क्या? 3888, ये तो संख्या का गुणा हो गया। अब मीटर को भी गुणा करना पड़ता है इसमें। तो 1 मीटर 2 मीटर, तो मीटर लिख करके 2 मीटर है तो 2, इसको हम लोग 2 है तो वर्ग मीटर भी लिखेंगे बस। अब हम लोग बात करते हैं विकर्ण की। आयत का विकर्ण। विकर्ण को कैसे समझेंगे? अभी बार बार हम देख ही रहे हैं विकर्ण के परिप्रेक्ष्य में। एक आयताकार चतुर्भुज जो एबीसीडी के रूप में है, यहाँ किनारे दिख रहा है क्या स्क्रीन में? दिख रहा है ना? इसके बीच में हमने क्या किया है, एक विकर्ण डाला है, डायगोनल है ना, विकर्ण डाल दिया। अब विकर्ण एक ही विकर्ण डला हुआ है, ठीक, 2 विकर्ण नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है कि 2 विकर्ण डल सकते हैं, उससे ज्यादा विकर्ण नहीं हो सकता। अभी विकर्ण डला हुआ है तो आपको ये पूछा जाएगा कि ऐसा आयत है जिसका लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी पता है, और लंबाई चौड़ाई से ज्यादा लंबा होता है विकर्ण का मान। हम लोगों ने देखा है ना, उस दिन बात की, कमरा है जमीन के अंदर, अगर हम लोग किसी लकड़ी को रखते हैं तो जितना लंबाई है उतना ही आएगा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा ऐसा करते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, तो थोड़ा सा स्पेस बच जाता है। ठीक है, जैसे इसमें देखें, ये पेन से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इधर देखें तो इससे डबल आ जाएगा जगह यहां से। इसके लिए क्या होता है, विकर्ण का सूत्र होगा, विकर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर जो लंबाई का मान दिया रहेगा उसका वर्ग और जो चौड़ाई का मान दिया रहेगा उसका वर्ग, दोनों के वर्गों का क्या करना है, योग करना है। और वो योग किसी ना किसी का वर्गमूल होगा सामान्य रूप से। अगर थोड़ा सा ध्यान रखें वर्ग नहीं होगा तो उससे आसपास ही आपको मान मिलेगा, लेकिन अधिकतर किसी ना किसी का वर्गमूल होता है। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं। एक आयताकार, अभी तक आप लोगों ने देखा है त्रिभुज चतुर्भुज पढ़ते समय आपको पहले ही शब्द में हिंट कर दिया जाएगा कि वो आयत है कि वर्ग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक वर्गाकार खेत ऐसा लिखा गया तो ध्यान रखेंगे वो आपको वर्ग का सॉल्यूशन निकालना है। आयताकार खेत लिख दिया तो आयत का करना है पूरा। एक वर्गाकार खेल के मैदान में, एक आयताकार खेल के मैदान में, फिर वर्ग हो जाएगा फिर, है ना। मैदान में नहीं लिखेंगे, मैदान की, मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए। चीज बंद करो, जिसकी लंबाई
8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है। एक ये विकर्ण डलेगा ए से बी तक के। आपको ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो यहां हो गया एल बराबर 8 और बी बराबर 6। तो क्या हो गया, वर्गमूल में एल का वर्ग प्लस बी का वर्ग। एल किसको माने हैं, 8 को, तो ये 8 का वर्ग वर्गमूल में प्लस 6 का वर्ग। ये समझ में आया, ये 64 है और 6 का 36 हो जाएगा। सब मिलाकर देखें तो ये 100 हो गया। 100 किसका होता है, 10 का वर्ग बराबर वर्ग। ऐसा लिखना पड़ेगा या फिर यहां से ही समझ आ गया 100 है, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर 10। अब समझ में आया है कि जो 8 मीटर लंबा है उससे भी ज्यादा लंबा उसके विकर्ण का मान होता है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा प्रश्नों पे जो आप लोगों को करने हैं। चलिए यहां से लिखेंगे, एक आयत का परिमाप 56 मीटर है तथा उसके एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हवा में पहले तो परिमाप का आप लोग सूत्र लिखेंगे, फिर उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे। चलिए मैं बहुत सारे प्रश्न बताने वाला हूँ, इस तरह से इसको बना देते हैं। आप इमेज बनाने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए। आयत का परिमाप कितना है पहले तो देखिए, बना ही देते हैं भाई। ये हो गया एल, कितना दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी एल कितना होगा 15। बी हमको नहीं पता है तो बी को मान लेते हैं एक्स, या बी तो बी है, बी का मान क्वेश्चन मार्क है। परिमाप दे दिया गया है 56 मीटर। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, लंबाई का मान दे दिया गया है 15 और 15 धन हम लोग चौड़ाई लिख देते हैं, तो सीधा चौड़ाई का चौड़ाई ही लिख देते हैं। ये 56 हो गया।
ये एक साथ बराबर में है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, 56 2 से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर अलग से है, इस कारण से कटता है। अगर ये एक साथ इसके साथ प्लस में रहता 2 के साथ तो वो क्या करता, माइनस होता, क्योंकि गुणा के साथ है। तो यहां से कट गया 2, यहां से हो गया कितना, 14 हो जाएगा क्या? इसको काटने से कितना हुआ, ये 28 होगा। अब ये हो गया 15 धन चौड़ाई बराबर 28, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर होगा 28 माइनस 15, जो कितना आया है 13 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर है? नहीं बन पाएगा वैसी बात है नहीं, आपको रख करके काम करना होगा। जल्दी लिखेंगे, बहुत सारे प्रश्न करने हैं अभी 10 मिनट में, लेकिन एक दिन में पूरा कॉन्सेप्ट लेना है तो थोड़ा सा जोर लगा। बहुत सारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं। किसी आयत का परिमाप 50 मीटर है। किसी आयत का परिमाप कितना मीटर, 50 मीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए एक बार थोड़ा सा, यहां से दिख रहा होगा तो। आपके पास किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, उसको पहले सोचिए। लंबाई चौड़ाई चाहिए रहता है। लंबाई दिया है क्या, ना ही लंबाई दिया है ना ही चौड़ाई दिया है। ठीक, इसमें भी आप काम नहीं कर सकते। हिंट दे दिया है कि जो लंबाई है और चौड़ाई है 13 मीटर का अंतर है दोनों में। समझ गए बात को? दोनों का अंतर कितना है, 13 मीटर, और लंबाई कितना ज्यादा है, 13 मीटर ज्यादा है चौड़ाई से, तो अंतर 13 मीटर ही हुआ है। अगर कोई एक होगा तो वो 14 होगा, ऐसा टाइप का। अगर कोई 10 होगा तो वो 23 होगा। तो दोनों के बीच 13 ज्यादा है ना, और चौड़ाई ज्यादा होता है कि लंबाई ज्यादा होता है, लंबाई ज्यादा होता है। तो आपको पहले लंबाई और चौड़ाई का कॉन्सेप्ट सेट करना है। उन दोनों के माध्यम से सबसे बड़ा हिंट दिया है आपका परिमाप। और अभी कैसे निकाले हो परिमाप का मान, सूत्र के माध्यम से। उसके बाद ही आपका क्या होगा, क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और परिमाप क्या है ये दिया है। तो मान लेते हैं इसका चौड़ाई 13 ही मान लेते हैं। चलिए हम एक्स वाला मान लेते हैं। चौड़ाई कितना है, एक्स है। ठीक, तो लंबाई हो जाएगा एक्स प्लस 13, इतना ही तो ज्यादा है ना। अब ये हो गया दोनों का इक्वेशन सॉल्व। तो दिया जो है, दिया क्यों है हम लोग मानेंगे ना। माना चौड़ाई एक्स, तो लंबाई कितना होगा, एक्स में 13 ज्यादा है तो एक्स प्लस 13। हमने अभी देखा है किसी का परिमाप निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, और परिमाप का मान हो गया है 50। परिमाप कितना है 2, लंबाई प्लस
चौड़ाई बराबर 50। ठीक है, यहां से फिर अगर काटे तो कट जाएगा ये आ गया 25 काटने पर। लंबाई और चौड़ाई कितना है, x धन 13 धन x बराबर 25। ये हो गया 2x धन 13 बराबर 25। 2x बराबर, अब 25 और 13 इधर आ जाएगा, 25 में 13 कम करेंगे 12। ठीक है, 12 हो गया, तो x बराबर हो गया 12/2 अर्थात 6। तो चौड़ाई कितना है, चौड़ाई x का मान हमको निकला है 6 और लंबाई इसमें 13 अधिक है, मतलब 6 में क्या कर देंगे, x धन 13, 13 6 19 होगा, 13 और 6 19। लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई का गुणा चौड़ाई से। लंबाई दे दिया गया है 19 मीटर है, चौड़ाई दे दिया गया है 6 मीटर। 19 छक्के 114, 114 मीटर वर्ग। हमने क्या किया है, जैसे जैसे कंडीशन आता गया वैसे वैसे हम लोग ने इक्वेशन रखना शुरू किया है। लिख लिए, चलिए आगे। अब देखेंगे अगला, एक आयत है और उस आयत की लंबाई और चौड़ाई ये अनुपात में है, 3:2 है। यदि आयत का परिमाप 100 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बनाएंगे इसको। आ गया। चूंकि आज सूत्र पर हम लोग सवाल हल कर रहे हैं ना, इस कारण बेसिक है, हम इस पर हम लोग थोड़ा सा बड़ा प्रश्न करेंगे। अब बताइए, आयत का परिमाप कितना दे दिया गया है, 100 मीटर।
अब एक चीज क्या है, लंबाई हम लोगों ने क्या माना है, लंबाई बराबर 3x मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर 2x। अनुपाती की स्थिति क्या है, ये अनुपात है, मतलब ये पूर्ण संख्या है, x लगा दिए मतलब वो संख्या पूर्ण हो गई। अब देखिए परिमाप कहता है 2, और ये हो जाएगा L + B बराबर 100 मीटर। यहां से इसको काट दिए, यहां से 50 ले लिए, ये कट गया। अब L का मान हो जाएगा 3 और B का मान हो जाएगा 2x। 3x और 2x बराबर 50, 5x बराबर 50, तो x बराबर 10। x बराबर 10 हुआ तो लंबाई कितना हो जाएगा, 30, चौड़ाई हो जाएगा 20। निकालना क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई का गुणा किससे, चौड़ाई से। लंबाई है 30 गुना चौड़ाई है 20 मीटर, तो 3 दूनी 600 मीटर वर्ग। एक के माध्यम से दूसरा निकालने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, आप लोग बनाएंगे लेकिन ध्यान से समझ के। वर्ग पढ़ लिए हैं हम, मैं वर्ग और आयत को लेकर के एक साथ कंबाइंड प्रश्न दे रहा हूं, उसको समझ के बनाएंगे। एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई 35 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, जो एक खेत की आकृति है। इसमें 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती है। इमेज बना दूंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक खेत है, ये प्रतीकात्मक चित्र है समझने के लिए। एक खेत में कुछ फसल सब्जी वगैरह लगाना होगा तो क्यारी बनाया जा रहा है, और वो क्यारी डब्बा डब्बा बनाया जा रहा है, तो कितने क्यारियां लगाई जा सकती है। तो आप गिनते तो बैठे नहीं रहेंगे, छोटा बड़ा भी हो रहा है। ये हैं वर्गाकार क्यारी, और ये हो गया 35 मीटर ये है, और 30 मीटर ये है। और इस वर्ग का जो है 5, ये है 5 5 का, 5 5 5 5, 5 मीटर भुजा वाले हैं, तो इसका हो जाएगा
आयत का क्षेत्रफल जितना है, क्षेत्रफल का मतलब क्या समझे थे कि हम जितना एरिया हम लोग देखिए बीच का लिखा था ना क्षेत्रफल, इसमें हम लोग छोटे 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 5-5 भुजा वाले वर्गाकार क्यारी बना रहे हैं। तो कितने क्यारा बनेगा इसको हम लोग पता करने के लिए कितना बड़ा आयत है उसके अंदर कितने डिब्बे का क्या बना हुआ है, वर्गाकार क्षेत्रफल के एरिया में बना हुआ है। ये डिब्बों का साइज कितना है, ये वर्गाकार ही होंगे ना, 5-5 वाले होंगे। तो इन दोनों को हम लोग अगर भाग दे दें, आयत के क्षेत्रफल का और वर्ग के क्षेत्रफल दोनों को क्या करें हम लोग भाग दे दे तो ये आ जाएगा। इसका सूत्र क्या है, क्षेत्रफल का लंबाई चौड़ाई तो होगा 35 मीटर गुना 30 मीटर बटे 5 गुना 5, यही तो होगा ना, दोनों 5-5 है तो 5×5 = 25, ये हो गया 35 तिया 105 होता है क्या, 10×50 आएगा, कितना आया है 11×50 बटे 25 मीटर वर्ग। मीटर वर्ग ध्यान रखेंगे इसका मान मीटर फीटर में नहीं आएगा। अब भाई भाग रहे हैं तो ये कट गया, ये कट गया, क्यारी थोड़ी मीटर में आएगा, क्यारियों की संख्या बताना है आपको, है ना। तो यहां पर लिखेंगे क्यारी बराबर, अब भाग देने के बाद 25 के पहाड़ा में 1150 कितने बार में आता है 42। 10×50 होगा इसका गुना, ऐसा लग रहा था मेरे को, है ना, क्योंकि 25 तिया 105 होता है ना। ये कितने बार में गया है 25 चौक 100 और 5 बचा 42 क्यारियां लगेंगी। चलिए ठीक है, कल अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे इस पर, तीनों सूत्र याद कर लेंगे आप लोग, विकर्ण है, उसके बाद क्षेत्रफल है और परिमाप है।